हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरी सारी ही वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और अब धीरे धीरे आपका जो भी सिलेबस है वो सारा मैं आपका कवर करवा दूंगी। अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, आई होप आपने सारी क्लासेस को देख लिया होगा, आपको सारी क्लासेस बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है या आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोस कवर करवाई थी जिसके अंदर मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कवर करवा दिया था। हमने 2 पार्ट के अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को करा था। सबसे पहला जो पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन को देखा था और पार्ट सेकेंड जो था इसमें आपके जो बचे हुए 2 डोमेन्स थे, एक तो था आपका अफेक्टिव डोमेन, एक था आपका साइकोमोटर डोमेन। तो दोनों ही डोमेन्स को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। इस प्रकार से हमने पूरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आसानी से, इजी तरीके से सारे एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिए थे। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। अब आज की क्लास में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो मैडम ने पढ़ाया क्या वो सही पढ़ाया क्या, और मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई आपने जो मैंने आपको पढ़ाया आपको क्या वो समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं जितने भी आंसर्स करवाऊंगी तो आप मेरे को कॉमेंट करके बताना कि कितनों के आंसर आपको आते थे, कितनों के आंसर आपके गलत हुए हैं, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज 2, 3, 5 या 6। अभी मैंने पढ़ाने से पहले ही इसका सवाल का आंसर दे दिया था आपको कि मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स आपको पढ़ाए थे, ये मैंने बता ही दिया था। तो सबसे पहला सवाल यही पूछा है कि शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में कुल कितने डोमेन्स थे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 डोमेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन कौन से 3 डोमेन है, एक तो आता है आपका संज्ञानात्मक, आपका कॉग्निटिव डोमेन, एक आता है आपका भावनात्मक यानी कि आपका अफेक्टिव डोमेन, एक आता है आपका साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। अगले सवाल में क्या बोला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सिंथेसिस, एनालिसिस है ना, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन या फिर इवेल्युएशन। मैंने आपको कॉग्निटिव डोमेन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको उसके 6 चरण समझाए थे। मैंने आपको ये भी समझाया था कि सबसे लोवेस्ट लेवल जो है 6 चरण में, सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो आता है आपका नॉलेज का लेवल, जहाँ पे हम बच्चे को सिर्फ ज्ञान देते हैं उस चीज़ के बारे में। और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो कौन सा है आपका, वो आता है आपका इवेल्युएशन का, जहाँ पे बच्चा चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लेता है और खुद से अब उस चीज के ऊपर अपना निर्णय, अपना जजमेंट जो है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन जो है वो अब खुद से चीजों का कर सकता है, ठीक है। तो नॉलेज जो है वो आपका लोवेस्ट यानी कि सबसे निचला स्तर था और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना जो है वो आपका सबसे हाईएस्ट लेवल था। ये सारी चीजें वापस से तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ ना आपको, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोनों ही वीडियोस जाके देखना, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी से, मतलब आसान तरीके से मैंने वो सारी चीजें आपको कवर करवा रखी है। आपको बहुत ही ईजिली सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है आपका, संज्ञानात्मक जो डोमेन है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा आता है। सिंथेसिस आता है, एनालिसिस आता है, कॉम्प्रिहेंशन या फिर इवैल्यूएशन आता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि इवैल्यूएशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे आता है और नॉलेज जो है आपका ज्ञान जो है वो सबसे निचला स्तर पे आता है, ठीक है। अभी सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, इवैल्यूएशन, नॉलेज, ये सारे ही मतलब मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ एक बार मैं आपको। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो आपका मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन। किसी भी चीज़ की, किसी भी है ना, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू बतानी है तो आप किसके माध्यम से बता पाओगे, उसका टेस्ट लेके बता पाओगे, उसका मेजरमेंट यानी कि माप करके बता पाओगे, उसका असेसमेंट करके या फिर उसका मूल्यांकन करके। तो हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करके उसका वर्थ बता सकते हैं कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोला है, किसी भी चीज़ का मूल्य या महत्व निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, परीक्षण लेना, माप करना, आकलन करना या फिर मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन करना जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएशन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, 3 डोमेन्स, 4 डोमेन या 5 डोमेन। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 3 डोमेन्स की बात हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 3 डोमेन्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोला था सवाल, शैक्षिक उद्देश्यों को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है, तो 3 डोमेन में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1946, 1956, 1966 या 1976। मैंने आपको बताया था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 में दी गई है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है कि कौन से साल में जो आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1956। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता देती हूँ। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन बी 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या बोला है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय ब्लूम्स, स्किनर, व्रेथवॉल या फिर सिम्पसन। मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉग्निटिव डोमेन है वो किसने दिया है, वो आपका दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, 3 तरीके के डोमेन्स थे आपका कॉग्निटिव डोमेन, एक था आपका अफेक्टिव डोमेन, एक था आपका साइकोमोटर डोमेन। ये जो पूरी टैक्सोनॉमी है इसका नाम क्या था आपका, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि ब्लूम जो है उस कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, इसके लिए ब्लूम के नाम पे ही इस टैक्सोनॉमी का नाम रखा गया था। लेकिन ये जो तीनों ही डोमेन्स है ना, ये ब्लूम्स ने नहीं दिए थे। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, अभी बता देती हूँ। कॉग्निटिव डोमेन जो है, जो संज्ञानात्मक डोमेन है, वो आपका दिया था ब्लूम्स ने। अफेक्टिव डोमेन जो है वो दिया था आपका डेविड क्रैथहॉल ने, और साइकोमोटर डोमेन जो है वो दिया था आपका किसने, अनीता हैरो ने। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था कॉग्निटिव डोमेन, डेविड क्रैथहॉल ने दिया था आपका अफेक्टिव डोमेन, और अनीता हैरो ने दिया था आपका साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये किसने दिया था, तो ये आपका बेंजामिन ब्लूम जो है इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है, संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बेंजामिन ब्लूम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, कॉग्निटिव डोमेन हैज हाउ मेनी सब ग्रुप्स, 2, 3, 4, 5, 6। कॉग्निटिव डोमेन में कुल कितने लेवल्स थे, तो 6 लेवल्स थे इसमें। मैंने आपको समझाया था सबसे लोवेस्ट लेवल आता है आपका नॉलेज। नॉलेज के बाद में बच्चे को हम वो चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग आता है आपका। फिर वो चीज़ बच्चा अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग करना। फिर उसका होता है क्या, एनालिसिस करना, विश्लेषण करता है, फिर है ना, फिर संश्लेषण करता है यानी कि सिंथेसिस, और लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से टोटल 6 स्टेप्स होते हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन में। तो यही पूछा है कि कितने सब ग्रुप्स थे, 6 सब ग्रुप थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, संज्ञानात्मक डोमेन में कुल कितने उप समूह थे, 3, 4, 5, 6, तो 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन या फिर नॉलेज। अभी मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर तो आपका इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, और सबसे निचला स्तर है आपका नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। इसमें क्या करता है, बच्चा सिर्फ चीज़ों को रटने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा है, संज्ञानात्मक डोमेन में सीखने के स्तर को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग मैंने बता ही दिया है आपको, इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉल इज कंसर्न्ड विद, यानी कि क्या बोला है हिंदी में, जानना, याद रखना, स्मरण करना किससे संबंधित है, कॉम्प्रीहेंशन से, एप्लीकेशन से, नॉलेज से या फिर इवैल्यूएशन से। ऐसे क्वेश्चन आपसे जब ही सॉल्व होंगे जब आपने पूरी थ्योरी पढ़ी होगी। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझाना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, याद करना, स्मरण करना, रटना चीजों को। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के अंदर आता है, आप चीजों को रट रहे हो। एप्लीकेशन में आप उसका अनुप्रयोग करोगे, उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। इवैल्यूएशन में आप उसका मूल्यांकन करोगे। लेकिन नॉलेज में क्या करते हो, टीचर जो है वो बच्चे को उस चीज का ज्ञान देता है और वो उस चीज को बार बार रटने की कोशिश करता है, रट के याद करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ, आवेदन, ज्ञान या फिर मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञान जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था कि तीनों में से कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे से ही पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका सही सीक्वेंस क्या है। भाई 6 मैंने आपको बताए थे इसके जो है ना जो लेवल्स है, टोटल 6 लेवल्स है, तो इसका सही सीक्वेंस क्या है वो आपसे पूछा है। तो सही सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आता है नॉलेज, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर इवेल्युएशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता देती हूँ। संज्ञानात्मक डोमेन का उपसमूह का सही क्रम क्या है, तो आपका सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर समझ का स्तर आता है, फिर आवेदन, आवेदन नहीं है एक्चुअली ये एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग करना है। ठीक है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटीरियल इज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या फिर सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि किसी चीज के मतलब को समझना, उसका मीनिंग समझना है हमको, वो चीज रटनी नहीं है। अगर रटने की बात होती तब तो आता आपका नॉलेज, ज्ञान, लेकिन उस चीज को समझना है, तो समझ का स्तर कौन सा है, दूसरा वाला है जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोला है, सामग्री के अर्थ को समझना, सामग्री यानी कि किसी भी चीज को समझना, सामग्री नहीं है, थोड़ा सा क्या इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन का दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि किसी चीज को समझना, किसी चीज के मीनिंग को समझना, तो समझना तो समझ के स्तर में ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे वर्ड से भी मिला सकते हो इसको। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोला है, टू अस प्रीवियस लर्न मटीरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज कॉम्प्रीहेंड, टू यूज प्रीवियस लर्न मटीरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या फिर सिंथेसिस, एनालिसिस। क्या बोला है, कोई पुरानी सीखी हुई चीज को नई सिचुएशन में लागू करना, उसको यूज करना, क्या होता है, एप्लीकेशन, अप्लाई करना, अनुप्रयोग करना। मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर मेरे को किसी बच्चे को मैथ्स में अगर प्लस माइनस सिखाने हैं तो मैं उसको प्लस माइनस कैसे सिखाऊंगी, भाई 1 होता है और एक 2 होता है। ठीक है, तो 1 और 1, एक और एक मिला के फिर 2 बनेगा, तो ऐसे करके मैं उसको प्लस माइनस सिखा सकती हूँ। अब जब वो दुकान पे जाएगा कुछ भी चॉकलेट लेने के लिए, तो वो भैया को बोलेगा भाई मुझे 2 चॉकलेट दे दो, तो वो गिनेगा भाई 1 और 1, एक चॉकलेट और एक चॉकलेट मिला के 2 चॉकलेट हो गई। तो इस तरीके से उसने जो चीज अपनी स्कूल में सीखी थी उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, उसका खेल खेल में उसने सीख भी लिया। ठीक है, तो यही पूछा है कि प्रीवियस लर्न करी हुई चीज को आप नई सिचुएशन में यूज कर पा रहे हो, नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं होगा, ये समझ का स्तर आता है, नॉलेज नहीं होगा, ये ज्ञान है, यहाँ पे सिर्फ रटना है, एनालिसिस भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विश्लेषण करना है। लेकिन ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करते हैं। तो यही पूछा है, पूर्व में सीखी गई सामग्री को नई है ना स्थिति में उपयोग करना, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। आवेदन नहीं है, यहाँ पे आएगा अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 14th क्वेश्चन क्या बोला है, टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट और पार्ट टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैंने बताया भी था कि किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझने को क्या कहते हैं, याद करके बताओ। कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन या फिर एनालिसिस या फिर सिंथेसिस। तो मैंने बताया था कि किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना वो होता है एनालिसिस, और उस छोटे छोटे टुकड़ों को जो तोड़े हुए छोटे छोटे से टुकड़े हैं ना, उनको जोड़ के फिर एक चीज बना के समझना वो होता है आपका सिंथेसिस। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सवाल में यही पूछा गया है। हिंदी में क्या लिखा है पढ़ के बता देती हूँ। सामग्री को उसके घटकों या भागों में विभाजित करके उसकी संगठनात्मक संरचना को समझना, उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना जो है ना उसको समझना। मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है, वरना मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल समझाया था। ये पेन है अगर, तो मैं इसका कैप निकालूंगी, इसकी बॉडी निकालूंगी, इसका जो रिफिल है वो निकालूंगी, इसका इंक निकालूंगी और फिर आपको इसकी पूरी संरचना समझाऊंगी। फिर सारी चीजों को जोड़ के और एक पेन बना के दिखाऊंगी कि फिर ये पेन होता है। तो चीजों को टुकड़ों में तोड़ के समझना वो क्या होता है, आपका एनालिसिस कहलाता है। और उन टुकड़ों को जोड़ के फिर एक चीज में उसको समझना वो होता है आपका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज इवेल्युएशन, सिंथेसिस, एप्लीकेशन या फिर एनालिसिस। क्या बोला है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ के बताती हूँ इसका मतलब, विचारों को एक साथ रखकर एक नया स्वरूप देना। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा किसी चीज को और अब उन सभी चीजों को जोड़ के एक नया स्वरूप दे दिया, तो वो क्या है आपका सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संश्लेषण करना। ठीक है,
अगले सवाल पे चलते हैं, क्या बोला है, टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल, एनालिसिस, एप्लीकेशन, नॉलेज और इवेल्युएशन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किसी की वर्थ समझने को हम इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन कहते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या नन ऑफ द अबव। हिंदी में क्या बोला है पढ़ के बता देती हूँ एक बार। बौद्धिक कौशल निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है, संज्ञानात्मक डोमेन में, प्रभावशाली डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या बोला है, बौद्धिक कौशल जो है वो किस में परिलक्षित हो रहा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है वो किस में रिफ्लेक्ट हो रही है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धि, बुद्धि किस में दिखेगी आपको, कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में या साइकोमोटर डोमेन में। सबके कीवर्ड्स बताए थे मैंने आपको। कॉग्निटिव में जहां भी वर्ड देख लो वहां पे आपका क्या समझ लेना, दिमाग समझ लेना, आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज समझ लेना। तो दिमाग तो बुद्धि में ही होगा ना, मतलब बुद्धि दिमाग में ही होगी ना। तो कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल से जुड़ा हुआ है या नहीं है ना। अफेक्टिव डोमेन में तो आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आ रहे हैं, इसका कोई लेना देना है बुद्धि से नहीं है। साइकोमोटर डोमेन में तो आपकी स्किल्स, आपके कौशल आ रहे हैं, इसका कोई लेना देना है बुद्धि से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बचा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। अब यहाँ पे वैल्यूज की बात हो रही है, आपकी इंटरेस्ट की बात हो रही है, आपकी भावनाओं की बात हो रही है। तो भावनाएं किस में आएंगी, भावनात्मक डोमेन में आएंगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपका। एक बार ढंग से पढ़ लिया तो सारे ही सवाल आपके बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, विच डोमेन इज कंसर्न विद द फिजिक और मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। हिंदी में क्या बोला है, कौन सा डोमेन शारीरिक या फिर मोटर कौशल से संबंधित है। तो कौशल का नाम देखते ही आप समझ गए कि ये तो साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही है, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन में तो मैम ने बताया है कि आपकी बुद्धि का उपयोग होगा, अफेक्टिव डोमेन में बताया है आपके इमोशंस, भावनाओं का उपयोग होगा, कौशल का विकास तो सिर्फ एक ही में हो रहा है जो कि है आपका साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल बोला है, टू फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज फिजिक और मोटर, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि कॉग्निटिव डोमेन का फोकस किस पे होता है। कॉग्निटिव वर्ड देखते ही क्या पहचानना है, दिमाग पहचानना है। दिमाग में क्या होती है, बुद्धि होती है। तो बुद्धि इसमें से किस में झलक रही है, मोटर स्किल्स तो आपका कौशल हो गया, इसमें बुद्धि है ही नहीं, इसमें तो आपकी मेहनत लग रही है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी कि इंटेलेक्ट, बुद्धि, दिमाग, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ये तो आपकी भावना है, आपका इमोशन हो गया, ये तो अफेक्टिव डोमेन हो गया, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, क्या बोला है, संज्ञानात्मक डोमेन का फोकस किस पे है, तो उसका फोकस है बौद्धिक कौशल के ऊपर। किसके ऊपर है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, अफेक्टिव डोमेन जो है वॉज क्लासिफाइड बाय बेंजामिन ब्लूम, सिम्पसन, क्रैथहॉल या फिर बर्नर। तो डेविड क्रैथहॉल, मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने से पहले बता दिया था कि जो बेंजामिन ब्लूम्स जो है उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन दिया है, अफेक्टिव डोमेन किसने दिया है, अफेक्टिव डोमेन जो है वो डेविड क्रैथहॉल ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर साइकोमोटर डोमेन पूछे वो किसने दिया है, तो वो दिया है आपका अनीता हैरो ने। ठीक है, अनीता हैरो ने दिया है आपका साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, लेकिन पूरी जो टेक्सोनॉमी है उसको नाम से के कौन से नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं हम ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के नाम से, क्योंकि वही उस कमिटी के चेयरमैन थे इसलिए। लेकिन ब्लूम्स ने तीनों डोमेन्स नहीं दिए हैं, ब्लूम्स ने सिर्फ आपका कॉग्निटिव डोमेन ही दिया है। बाकी के 2 डोमेन जो है वो एक तो दिया है अनीता हैरो ने, एक दिया है आपका डेविड क्रैथहॉल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोला है, अफेक्टिव डोमेन जो है उसमें कितने ग्रुप्स हैं। तो 5 ग्रुप्स आते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन में, 5 ग्रुप्स आते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन में और 6 ग्रुप आते हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्या बोला है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज। अफेक्टिव डोमेन में सबसे निचला स्तर कौन सा है लर्निंग का, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, अटेंडिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो अटेंडिंग जो है वो सबसे निचला स्तर है आपका अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, ये भी क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, क्लास नहीं देखी तो पहले जाके क्लास को देखो, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विच इज प्लेस एट द हाईएस्ट लेवल इन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में सबसे उच्चले स्तर पे क्या आता है, तो कैरेक्टराइजिंग, और इसका नाम भी मैंने बताया था दूसरा, नेचुरलाइजिंग, यानी कि कोई चीज आपके अंदर एकदम आपका कैरेक्टर, आपका नेचर बन चुकी है, तो वो होता है आपका कैरेक्टराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है, भावनात्मक डोमेन का सबसे सर्वोच्चतम स्तर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है लक्षण वर्ण या फिर आपका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है,
अगला सवाल क्या बोला है, राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है इसका राइट सीक्वेंस में आपको जमाना है, इसके जितने भी चरण है उनको। तो सबसे पहले आएगा आपका अटेंडिंग, फिर आएगा आपका रिस्पॉन्डिंग, फिर आता है आपका वैल्यूइंग, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है आपका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये इसका सही क्रम है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में बोला है भावनात्मक डोमेन का जो उप समूह है उसका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले है भाग लेना, फिर है जवाब देना, मूल्यांकन करना, संगठन और फिर लक्षण वर्ण। ठीक है, ये इसका सही क्रम है, मैंने क्लास में भी ये सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, विलिंगनेस टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर फिनोमेना इज अटेंडिंग और रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसीविंग, यानी कि किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, विलिंगनेस टू अटेंड अ पर्टिकुलर फिनोमेना, किसी पर्टिकुलर चीज को आप अटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका भाग लेना या प्राप्त करना, रिसीव करना। किसी विशिष्ट घटना में भाग लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है आपका प्राप्त करना, उस चीज को रिसीव कर रहे हो आप। ठीक है, उस चीज को जैसा देख रहा है वैसा ही उसको रिसीव कर रहा है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तो वही इसका आंसर हो जाएगा रिसीविंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। भाई आपका जो अफेक्टिव डोमेन है इसमें 5 चरण बताए थे, तो कौन से पांचों चरणों में से कौन सा चरण जो है वो आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि सक्रिय पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है। रिसीविंग, चीजों को देखना, रिस्पॉन्डिंग, जैसा देखा वैसा करा, वैल्यूइंग, उनको मूल्य दिया, और ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसका पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको तैयार कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिस्पॉन्ड करना। जैसा देखा उसने वैसे ही प्रतिक्रिया करके भी दिखाई। मैंने एग्जाम्पल दिया था, भाई लड़ाई देखी तो घर पे गया अपने भाई बहन से भी उसने लड़ाई ही करी। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसका सक्रिय पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता देती हूँ एक बार। भावनात्मक डोमेन का कौन सा उप समूह सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या लिया हुआ है, रिस्पॉन्डिंग यानी कि रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या बोला है, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि डिफरेंट चीजों को एक कंसिस्टेंट तरीके से, यानी कि बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करते करते फिर वो आपका कैरेक्टर, आपका नेचर बन चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या बोला है, अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन अडॉप्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर कैरेक्टराइजिंग। क्या बोला है यहाँ पे 29वां क्वेश्चन क्या बोला है, भावनात्मक डोमेन जीवन शैली के एक भाग के रूप में मूल्य प्रणाली को अपनाने पर केंद्रित है। तो किस पे केंद्रित है, ये केंद्रित है आपका कैरेक्टराइजेशन के ऊपर। जो चीज आपने देखी, जो सीखी, आप उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो कि अब आपने उस चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया है, कैरेक्टराइजेशन कर लिया है, उसका नेचुरलाइजेशन कर लिया है, अब वो आपका प्रकृति बन चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, साइकोमोटर डोमेन जो है उसको कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है, 5 भागों में क्लासीफाई किया गया है। और किसने क्लासीफाई किया है, सिम्पसन ने क्लासीफाई किया है। इसमें आप सिम्पसन भी नाम याद रख सकते हो और आप अनीता हैरो का भी नाम याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, साइकोमोटर डोमेन जो है वो सिम्पसन ने कौन से साल में दिया था, तो ये दिया था 1972 के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, साइकोमोटर डोमेन को किसने वर्गीकृत किया था, सिम्पसन का नाम भी आप याद रख सकते हो और अनीता हैरो का भी नाम याद रख सकते हो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइकोमोटर डोमेन जो है वो सिम्पसन ने कौन से साल में दिया था, तो 1972 में दिया था। ठीक है, तो ये आज के 31 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में जाकर इसकी थ्योरी पार्ट को कवर नहीं किया है तो उसकी थ्योरी को आप आराम से कवर कर सकते हो, फिर आके इस वीडियो को देखना, तो आपको सारे ही जो क्वेश्चन है वो ईजिली फिर सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से बिल्कुल कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप मुझसे कॉमेंट करके आपके कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सजेशन होता है, वो सब कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।